तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था भाई पिछली क्लास में? पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? एरिया अंडर वर्कफोर्स डिस्प्लेसमेंट। वेदांती, यस सर। तुमने कॉल किया था? यस सर। हाँ बताओ क्या? सर कुछ नहीं। अच्छा तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे वेदांती? सर हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किया था और आपने बोला था भी एक्सरसाइज करनी। एक चीज़ और थी। The elastic potential energy of the spring or area under force displacement graph. यस सर। ठीक, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिमाइंड कर लें थोड़ा सा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसका फॉर्मूला होता है हाफ, So half kx square. और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यस इट इज़ नेवर नेगेटिव। और अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है तो ये कितनी होगी? 0 होगी। और अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड या एलोंगेटेड है तो दोनों ही कंडीशन में कैसी होगी ये? बोलो। So half kx square. इतनी The होगी। positive. हाँ, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ की एक्स स्क्वायर, इट इज़ नेवर नेगेटिव। और मैक्सिमम एलोंगेशन तुमको निकलवाया था इसका यूज़ करके हमने। Yes. चलो दोबारा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पर हम। कि मैं मान लेता हूँ कि ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पर एक स्प्रिंग मैंने बांध दी। इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास है m, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और ये है इसकी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब यहाँ से ब्लॉक को रिलीज़ किया तो ब्लॉक कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे, यहाँ आ गया। ये पोजीशन ए से रिलीज़ किया, बी पर आ गया, और जो ए बी डिस्टेंस है ये किसके बराबर है? इसको मैंने कहा ये मैक्सिमम एलोंगेशन है, मैक्सिमम एलोंगेशन एक्स एम। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लगाना है मैक्सिमम एलोंगेशन निकाल। हालांकि ये मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से तुमको करा चुका हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये निकाल चुके हैं मैक्सिमम एलोंगेशन, लेकिन मैं तुमको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कैसे निकालेंगे ये बता रहा हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होंगी? इसमें एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। Yes, sir. हियर 2 टाइप्स ऑफ potential energy are involved. Number 1 gravitational potential energy, gravitational potential energy, और number 2 elastic potential energy। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है कहीं पर, तब वो वहाँ पे 0 होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव होती है, उसके नीचे नेगेटिव होती है। तो रेफरेंस लेवल लेने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कहाँ लेना चाहिए, मतलब ले तो कहीं भी सकते हैं लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ पर होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल तुम वहीं पर लिया करो 0, जहाँ पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होती है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ 0 है। ठीक है। और ए और बी पर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब लिखूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कितनी कितनी होगी अब हम ये लिखते हैं। तो ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी है? 0, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। वेदांती, वेदांती सुन रही हो? यस सर। तो बताओ कि जब ये ब्लॉक बी पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब ये ब्लॉक बी पोजीशन पर आ जाएगा नीचे, रेफरेंस लेवल से नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
माइनस mgx यस, माइनस mg/m के बराबर, वेरी गुड। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी हो जाएगी? हाफ kx हाफ kxm²। अब ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव ही होगी, आपने बोला था नेगेटिव नहीं होगी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और काइनेटिक एनर्जी होगी 0। इसको सॉल्व कर दें तो xm कितना आएगा वेदांती? xm कितना हो जाएगा? हाँ कोई भी बताओ जल्दी से, कितना हो जाएगा ये? 2mg/t/k 2mg/k हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। ये मैंने तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करवाया था, याद है? यस सर। अच्छा, ज़्यादा जनरल कौन है, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? वर्क एनर्जी। यस, वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी लग सकती है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के साथ क्या समस्या है बोलो? लिमिटेशन क्या है इसकी? बताइए क्या लिमिटेशन है ये? कब? अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताओ क्या है? देवांश, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? देवांश। सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है। कुछ नहीं, कुछ तो भी बोले जा रहा है। किसी को याद है? यस सर। किसी को याद है? तुमने कुछ भी बोल दिया गड़बड़। सर क्या चीज? सर मैं बोलता हूँ सर वर्क डन, सर अगर सर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है तो सर जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। हाँ, अब ठीक बोला तुमने। इफ यस सर। वर्क डन, हाँ बोल के बताओ दिव्य, तुम बोल के बताओ जरा। Sir, if work done by the non-conservative force is 0, then the energy remains secure. सिक्योर मतलब? सर मतलब सर की एनर्जी एफडी हो जाती है उसकी, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। सिक्योर मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। हाँ बोलो वेदांती, तुम बोलो। Then total mechanical energy is conserved. रिमेन्स कंजर्व्ड। यस सर। इसका मीनिंग ये भी होता है कि अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बदलती रहेंगी, लेकिन उनका सम कांस्टेंट रहेगा। समझे? अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो उन दोनों का सम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये आपस में इंटरचेंज होती रहेंगी। समझे कि नहीं? यस सर। चलो, बता दीजिए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब ये है कि दोनों का सम कांस्टेंट है, लेकिन आपस में तो बदल सकती है ये। नहीं समझे? यस सर, आ गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे। अभी मैं तुमको इसके एप्लीकेशन बता दूं। ये इंक्लाइन प्लेन है। हाँ वेदांती कुछ कह रही हो? यस सर। सर तो लिमिटेशन क्या है इसकी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो है वो 0 होना चाहिए। अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होंगे तभी हम करा सकते हैं इसको कंजर्व। ये लिमिटेशन है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे और वो वर्क कर रहे होंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम नहीं लगा सकते। बात समझ में आई? स्टेटमेंट पढ़ना, ऊपर क्या लिखा है। यस। स्टेटमेंट में हमने कह दिया है ना कि ये मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व है? जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो। अगर नॉन कंजर्वेटिव यानी फ्रिक्शन वगैरह वर्क कर रहे हैं तो फिर हम इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है? तो फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ना? वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लगा सकते हो, हर कंडीशन में लग जाएगी। यहाँ पर देखो एक यूनिवर्सल लॉ हो गया ना?
यस सर। ये एक ब्लॉक रखा है इंक्लाइन प्लेन पर, और ये इंक्लाइन प्लेन एंगल बनाता है थीटा। ठीक, इसने एंगल थीटा बनाया है। इस ब्लॉक का मास है m, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, h के बराबर है। यस हमको निकालना है फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक, स्पीड ऑफ ब्लॉक when it reaches on the ground। जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, मुझे ये पता करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो कंडीशन ये है कि ये वेज जो है ना ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकती है। ये है फिक्स्ड, और देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ये भी गिवन है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो पहले तो तुम नॉर्मल तरीके से लॉज ऑफ मोशन में जैसे हम करते थे वैसे करेंगे। तो यहाँ पर स्पीड कैसे निकालेंगे इसकी ब्लॉक की, जब ये नीचे आएगा तो सर। आप पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। सर वो तो थीटा ही होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, जी साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा इसका डाउन द इंक्लाइन प्लेन, वो आएगा जी साइन थीटा। वेरी गुड। अच्छा, अब जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, नीचे जाएगा तो कितना चलेगा, ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, जो हाँ बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, एच और थीटा की टर्म्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच और थीटा की टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ। ये जो मैंने एरो खींचा है ना ये कितना होगा, सर साइन थीटा को निकाल। जैसे भी निकालना है निकाल के बताओ जरा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना होगा ब्लॉक का, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जब ये मूव करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये यहाँ से लेके जब यहाँ तक आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हें किसकी टर्म्स में बताना है, ये एच मालूम है तुम्हें और ये थीटा मालूम है। तो जल्दी से निकाल दो वेदांती, कितना आ रहा है, कितना वेदांती। वेरी गुड, सही बोला वेदांती तुमने यार, मजा आ गया इसमें तो, तुमने इस बार गड़बड़ नहीं की बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस आएगी h बाई साइन थीटा। और एक्सेलरेशन वेदांती कैसे निकालेंगे इसका, भूल तो नहीं गई हो, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, याद है। नो सर, तो नो सर, हाँ क्या लगेगा बोलो, नीचे mg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, हाँ परपेंडिकुलर। इधर नॉर्मल लगेगा ना इधर, तो mg के कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा mg cos थीटा, ये mg साइन, फिर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी तो mg साइन थीटा इक्वल टू ma, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आएगा g साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं इसमें लगा देता हूँ स्पीड निकालने के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, जब ब्लॉक को रिलीज़ किया वहाँ से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और एक्सेलरेशन कितना है g साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है h बाई साइन थीटा। तो v स्क्वायर कितना आया, v स्क्वायर 2gh, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gh। समझ गए, ये तो पुराना तरीका हो गया लॉज ऑफ मोशन वाला। इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। बोलो। नो सर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ किससे, इसको मैं सॉल्व करूँगा वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी उससे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मुझे लगाना है इसमें। तो इसमें कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी जब ब्लॉक नीचे आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल, एक ही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, बाकी तो है नहीं इसमें। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ जरा इस बाकी चीज़ें हटाता हूँ यहाँ से, ये सारा सामान यहाँ से मैं हटा देता हूँ।
इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। सर तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इससे निकालेंगे। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकालेंगे अब हम। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुमको ये बता सकूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों बहुत यूज़फुल है। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आ जाएगा। ये मैंने सब कुछ यहाँ से हटा दिया जो बना हुआ था। अब देखो यहाँ हमको क्वेश्चन में जो गिवन है, हमको गिवन है ये H, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मैं ग्राउंड पर ले लेता हूँ, ठीक है। और ब्लॉक पोजीशन A पर है और इसके बाद आ जाएगा पोजीशन B पर। तो मैं लिखूँगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी A पर प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी A पर इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी B पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी B पर। तो पॉइंट A पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? A पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ये ब्लॉक की पोजीशन A पर, यहाँ कितनी? mgh। रेफरेंस लेवल से h हाइट पर, इसलिए पॉजिटिव होगी। mgh प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। फाइनली ब्लॉक जब यहाँ पर आ गया B पॉइंट पर, तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम, अच्छा 0 हो जाएगी और वो हाफ एम स्क्वायर हो जाएगी। यस, तो V कितना आया? ये m से m कैंसिल कर दिया मैंने। V इक्वल टू कितना? √2gh। समझ आया? यस सर। इससे फ़ायदा क्या है? इससे बड़े जल्दी कैलकुलेशन हो गया। सर मुझे समझ नहीं आया कि आपने A पोजीशन पे mgh कर लिया। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh ही होता है ना। उसका मतलब ये होता है कि अगर मास m रेफरेंस लेवल से h हाइट पर है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अच्छा, ओके। अगर मास m h हाइट पर है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। तो यहाँ पर जो रेफरेंस लेवल मैंने सेलेक्ट किया था वो कहाँ पर लिया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? सरफेस पे। सरफेस पे। चलो वेदांती को समझाने के लिए हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। मान लो इस बार मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेता हूँ पॉइंट A पर, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। नीचे वाले में मैं ले रहा हूँ सपोज रेफरेंस लेवल of gravitational potential energy is at point A। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी अब A पर, ठीक है। क्या वेदांती समझ में आ गई क्या चेंज कर रहा हूँ मैं? यस सर। तो अब हम फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। तो अब मैं लिखूँगा A पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी B पॉइंट पर। तो A पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वेदांती? अब जोर से बोलो। 0 होगी, राइट। क्योंकि अब तो वहीं पर है वो रेफरेंस लेवल पर। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 इनिशियल। जब ब्लॉक B पोजीशन पर आ जाएगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? -mgh। वेरी गुड। तो ये -mgh हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इससे सॉल्व करेंगे, इससे भी वही आएगा V इक्वल टू √2gh, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया भाई? हेलो। यस सर। अच्छा, अब तुमको और एग्जांपल देते हैं ज़रा क्लैरिटी लाने के लिए कि अब मैं क्या करता हूँ, एक बना देता हूँ यहाँ पर, एक टावर बना देते हैं। ये एक टावर बना दिया।
और इस टावर से एक बॉल को हम प्रोजेक्ट करेंगे 3 अलग अलग डायरेक्शन में। अब ये लगने लगा टावर जैसा। ठीक, इसकी हाइट है h। एक बॉल है जिसका मास है m। इस m मास की बॉल को फर्स्ट केस में हमने नीचे प्रोजेक्ट किया है। कितनी स्पीड दी इसको? u। ये है कौन सा केस? फर्स्ट। सेकंड केस में स्पीड दे दी हमने u, लेकिन डायरेक्शन बदल दी। और तीसरे केस में इसको स्पीड दी है u, लेकिन डायरेक्शन बदल दी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अब मैं यार लिखूंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, तो मैं ऐसे ही बोल दूं तो कैसा रहेगा? और मैं देखता हूं कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कितनी मेरी लैंग्वेज समझता है। जब पूरा इंग्लिश में होगा तो समझ ही जाएगा। नहीं, अपने प्रोनाउंसिएशन में वो एक्सेंट चाहिए ना, जिसको ये समझता है। वो वाला एक्सेंट नहीं होता ना हम लोगों का। यस सर। A particle of mass m is projected from a tower of height h in 3 different directions with same speed as shown in figure. In which case speed of the particle is maximum when it hits the ground. देखो भाई, इसने सही टाइप किया कि गड़बड़ किया है? ये पार्टिकल ऑफ कुछ जगह पर ये क्या मिस्कील क्या है? ये पार्टिकल ऑफ मास m is projected from a tower of, इसने वो डबल f कर दिया है। हाइट h की जगह एज ले लिया। चलो तुम लोग सॉल्व करो, मैं इसको जब तक सुधार रहा हूँ। 3 केसेस में से किस केस में हाइट जो है हिज स्पीड, मैंने इट्स स्पीड बोला था। चलो अब ठीक हो गया, कंप्लीट। समझ गए? क्वेश्चन तो समझ गए हो ना वेदांती? क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, तो कौन से केस में लगता है स्पीड मैक्सिमम होगी इसकी? देवांश, किस केस में? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लिखेंगे हम इसमें आंसर। फोर्स से लिखेंगे तो हम ढूंढते रह जाएंगे। एक केस में तो पार्टिकल जो आएगा वो सीधे हिट कर देगा यहाँ पर ग्राउंड को, दूसरे वाले केस में ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, तीसरे वाले केस में प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो इधर आएगा। तीसरा नहीं, मतलब सेकंड केस था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फर्स्ट वाला था। किस केस में? बता सकता है कोई? कोई बता सकता है कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ, स्पीड ऑफ पार्टिकल किस केस में मैक्सिमम है?
जब ग्राउंड को हिट करेगा पार्टिकल तो किस केस में मैक्सिमम स्पीड से हिट करेगा? सर मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट और सेकंड का सेम ही आएगा शायद। तो ऐसा क्यों होगा, रीजनिंग बताओ। सर क्योंकि जब मैंने सोचा है सर, जब प्रोजेक्टाइल मोशन हमने किया था तो हमने बोला था कि इसका और इसका स्पीड, मतलब अगर कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं तो सेम स्पीड से वो नीचे आते हैं। नहीं, ये तो नहीं पढ़ा था कहीं भी कि सेम स्पीड से नीचे आता है। अच्छा, नहीं समझ गया। नहीं, ये वेदांती ये कह रही है कि अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो उसी स्पीड से नीचे आता है, ठीक है। लेकिन इसको ग्राउंड से थोड़े फेंका है हमने, इसको ऊपर से फेंका है, नीचे आ रहा है ये। चलो अब मेरे सवालों का जवाब दो। पार्टिकल को हमने थ्रो किया केस 1 में, तो जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज होगी वो कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। यस, वेरी गुड। इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड बिकॉज देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, फ्रिक्शन इज नॉट एक्टिंग, and air friction we neglect most of the time unless it is given in the question. So there is no dissipative or non-conservative force doing work on the particle, therefore total mechanical energy remains conserved. Is that clear? Yes sir. So as the particle moves downward, as the particle moves downwards, its total mechanical energy must remain conserved. Total mechanical energy must remain conserved means sum of kinetic energy and potential energy will remain constant, but kinetic energy and potential energy can change mutually, आपस में बदल सकती हैं. So as the particle moves vertically downward, its gravitational potential energy decreases. Yes sir. Therefore its kinetic energy increases. तो जब ये 1 से प्रोजेक्ट किया नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी. तो तीनों केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किस केस में सबसे ज़्यादा है वेदांती? इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किस केस में ज़्यादा है? थर्ड में. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इन ऑल 3 केसेस. रेफरेंस लेवल कहाँ लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तुम लोगों ने? कहाँ मान रहे हो? ग्राउंड ले लो, चलो ग्राउंड ले लो. ग्राउंड पे. तो ग्राउंड पे अगर ग्राउंड पे अगर रेफरेंस लेवल है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? सर mgh है ना इनिशियल. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किस केस में सेम है? सेम इन ऑल 3 केसेस. तो सभी में 0 होगा सर, नीचे ही आ रहा है. दैट इज 0, तीनों में 0 है. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किस केस में सबसे ज़्यादा है? काइनेटिक एनर्जी सेम इन ऑल 3 केसेस और वो कितनी है? हाफ m(u²). तो सेम होगी सब में. क्यों? सभी को सेम स्पीड से फेंका है तो सेम नहीं है? मास भी सेम है. यस सर. सर वो मैक्सिमम तो हो चुका. अब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो क्या इक्वेशन बनेगी देखते हैं. यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इसको मैं मान लेता हूं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर? टावर पे. तो तीनों केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सेम है, mgh. तीनों केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, कितनी है? हाफ m(u²). जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो तीनों केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0. तो स्पीड क्या लिखी मैंने? हाफ mv². ये इक्वेशन में कहाँ डाउट है बोलो? बताइए डाउट कहाँ है इसमें वेदांती? सर कोई डाउट नहीं. मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें डाउट है.
सर। अच्छा, तो इससे v कितना आएगा? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। और आंसर क्या हुआ? तीनों केस में सेम स्पीड से हिट करेगा ये। पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड with same speed in all three cases। अब तो डाउट आ गया कि नहीं आया? अभी भी बोलो क्या डाउट है, बताइए। चले इन्होंने तो मैक्सिमम स्पीड पूछी, तो सर मतलब यही आंसर होगा कि सब में सेम होगा? हाँ, मतलब मैक्सिमम नहीं है, सभी में सेम है। इसका मतलब है किसी भी केस में मैक्सिमम नहीं है, सभी में कैसी है? तो सर डायरेक्शन मैटर नहीं करती किस में? सर कि मतलब जब हम लोग ऐसे स्पीड वगैरह निकालते हैं। नहीं नहीं, उसमें पूछा क्या है, कान खींच देंगे। अब ध्यान देना, भटका तुम्हारा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या निकालना था? स्पीड। स्पीड की डायरेक्शन होती है क्या? नो सर। हाँ वेदांती, तुम बताओ क्या चीज़ सर? तुमको कहाँ डाउट है? सर यही पूछे कि मैं भी थी, उन्होंने मैक्सिमम पूछी थी। हाँ, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एससी वर्मा का, उसमें 4 ऑप्शन दिए, केस 1, केस 2, केस 3, और ऑप्शन डी दिया इन सेम इन ऑल 3 केसेस। मैं तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम का ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि हमने एनर्जी से अगर चेक किया ना तो बड़े जल्दी चेक हो गया। फोर्स लगा के चेक करेंगे, घंटों लग जाएंगे। नहीं आया समझ में? तुम्हारे बोलती सी बंद हो गई तुम लोगों की तो। नो सर, आ गया सर। ऊपर से निकल गया। नहीं सर, आ गया सर समझ। आ गया सर। देवांश, देवांश सर क्या वो तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है? लगता है तुम्हें सर अब तो सर माइक ठीक करवा दिया था, तो करानी चाहिए। क्या हो गया था? सर अब तो सर चेंज करवा दिया सर माइक मैंने। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें समझ में आया कि नहीं है? सर ये आखिरी वाली चीज। आखिरी वाली चीज़ क्या है? पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड इन विद सेम स्पीड इन ऑल 3 केसेस। तो इसमें कहाँ डाउट है बताओ? तुम तीनों केस के लिए तो यही इक्वेशन बनाओगे ना। पहले वाले केस में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो भी यही लिखेंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन में डायरेक्शन तो होती नहीं है, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। नहीं, तुम पूछते जाओ, केवल सुनो मत, मेरे से पूछो, चुपचाप मत बैठे रहो। कहाँ डाउट आ रहा है, पॉइंट आउट करो। सर ये जो अभी आपने बोलो। अरे दोनों चुप हो गए एकदम से। हाँ देवांश, तुम बोलो क्या कह रहे थे? सर ये तो एक तरह से सर थर्ड इक्वेशन में आ गया। थर्ड इक्वेशन ही आ गई। सर तो इसका सर कोई रिलेशन है उसको? हाँ, रिलेशन हम बता देंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन तुम बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ये सर इक्वेशन तो सर सेम ही बनेगी, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है। वेदांती, तुमको कुछ डाउट? हो सर। चलो अब मैं तुमको और समझाता हूँ। देखो, पार्टिकल जब नीचे आ रहा है ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। तीनों केस में पोटेंशियल एनर्जी में लॉस सेम हुआ है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम किसके लिए डिफाइन करते थे? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, याद है? बोलते जाओ। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। यस सर। यस सर। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड किस पे करेगी? केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। तो इनिशियल पोजीशन पे दोनों की पोटेंशियल, तीनों केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम है। फाइनल पोजीशन ये थी, तीनों केसेस में ग्राउंड थी, तो ग्राउंड पे तीनों केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम है। बीच में वो कैसे कैसे चले हैं इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है?
पोटेंशियल एनर्जी में लॉस तीनों केस में सेम हुआ है, तो उसी रेशो में तीनों केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ K1 थी, तो K1 एनर्जी में हमें कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ है, mgh लॉस हुआ है, तो mgh जो लॉस हुआ था वो हमने डायरेक्ट किस में जोड़ दिया, काइनेटिक एनर्जी में। अब तुम अगर ध्यान से समझो तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी में कितनी एनर्जी ऐड हो गई है, mgh, यानी कि जितनी एनर्जी का लॉस हुआ था वो ऐड हो रही है ना यहाँ पर। यस सर। वेदांती नहीं समझी? नो सर, एक बार रिपीट कर दो। देख भाई, ऊपर उस देखो एनर्जी तो टोटल कांस्टेंट रहनी है, तो पार्टिकल जब नीचे आता है तो तीनों केस में पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ। कोई भी केस ले लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh है और तीनों केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो तीनों केस में लॉस तो सेम हुआ ना। यस सर। तो ये गई कहाँ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यस तो तीनों केस में सेम अमाउंट में ही कन्वर्ट होगी ना। सर। तो तीनों केस में अगर सेम अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो तीनों केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कैसे हो गई, सेम हो गई यहाँ पर। नहीं समझ आया? आगे सर। अच्छा, लेकिन वेलोसिटी अगर पूछा होता ना तो तीनों केस में वेलोसिटी सेम नहीं थी। वेलोसिटी किस किस में सेम होती है, पहले और तीसरे में, क्योंकि पहले केस में वो आता ऐसे नीचे और तीसरे वाले केस में भी नीचे ही ऐसे ही आता। लेकिन सेकंड वाला जो केस था ना, इसमें वेलोसिटी का एक होता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u और एक होता वर्टिकल कंपोनेंट vy, तो डायरेक्शन अलग होती है इसकी। समझे कि नहीं ये बात? यस सर। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तीनों केस में सेम है। समझे कि नहीं ये बात? यस सर। पार्टिकल ने सेम डायरेक्शन में हिट नहीं किया सेकंड केस में, उसने की एंगल चेंज हो गया उसका, लेकिन हमसे स्पीड पूछा है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है। अरे भाई बोलो। चलो तो अब अगला सब, अब क्या करें बताओ आगे? कोई क्वेश्चन सॉल्व कराए तुमको? सर शीट का कौन सा क्वेश्चन बोलो? सर एक तुम लोगों ने शीट लगाई कि नहीं? सर करी थी सर प्रॉब्लम। कौन से वाले क्वेश्चन करने पूछने बताओ? सर A1 का D पार्ट। पेज नंबर बताओ। देवांश और देव, तुम दोनों पेज नंबर बोलो जरा। सर मेरा भी एक डाउट है। हाँ चलो, ये आ गया, पार्ट 1 आ गया। इसमें कौन सा? सर बी का 4th क्वेश्चन। A1 A2 A3 A4 A5 हो गए सारे? यस सर। क्या बात कर रहे हो तुम लोगों ने, चमत्कार कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व करिए। यस सर B4। सर P4 यस सर B4। अच्छा, B4 को पहले सभी लोग पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। मैं देखता हूँ ज़रा इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ला सकता हूँ क्या, जहाँ पे हम लोगों को नज़र ज़्यादा अच्छे से, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा सॉल्व करने का। यस, आ तो गया है भाई B4 यहाँ पर। लेंथ कितनी है इसकी, L? यस सर। हाँ, तो वेदांती क्वेश्चन का मीनिंग तो समझा दो मुझे। ए चेन ऑफ लेंथ L एंड मास m is slowly pulled at constant speed up over the edge of a table by a force parallel to surface of the table। मीनिंग समझाओगी वेदांती? सर कि लेंथ मतलब चेन को पुल किया गया है कांस्टेंट स्पीड से एक एज। स्लोली पुल करने का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे पुल कर रहे क्या, दोबारा बोलो क्या? धीरे धीरे पुल कर रहे। नहीं, फिजिक्स की मैं उसका मीनिंग क्या होता है?
फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या कहते हैं हम? देवांश तुम बताओ, स्लोली का मतलब? कांस्टेंट स्पीड से। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, इसका मतलब ये होता है, समझे? स्लोली पुल करने का मीनिंग होता है कि उसको हमने कांस्टेंट स्पीड से लो। अब दिख रहा है साफ साफ क्वेश्चन? यस सर। तो इसका मीनिंग ये है बच्चों कि ये एक टेबल है। देवांश, देवांश फिर आवाज़ नहीं आ रही यार तुम्हारी। यस सर। A chain of length L mass m is slowly pulled at constant speed up over the edge of a table by a force parallel to surface of the table। मतलब ऐसा है किया गया है कि ये चेन है, ये पहले पूरी तरह से लटक रही थी नीचे, ठीक है, और इसको फोर्स लगाया हमने यहाँ पर F, इस फोर्स से खींच के ऊपर चढ़ा दिया इसको पूरा। तो हमें बताना है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा। किसका वर्क निकालना है बताओ? वर्क डन बाय, जो फोर्स F था उसका वर्क पूछा गया है ना? सर हर चीज में फिजिक्स लगा देते हैं क्वेश्चन। क्या हर चीज में? हर चीज में फिजिक्स का क्वेश्चन। हाँ, तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। जब तुम पेट काटोगी किसी का डॉक्टर बन के, तो स्लोली उसकी एक आंत बाहर खींचने में कितना वर्क करना पड़ा। तो उसमें इंटेस्टाइन का मास m है और लेंथ l है, तो पेट को काट के इंस्टेंटाइन को स्लोली पुल करने में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा वेदांती को। सर ये क्वेश्चन थोड़ा ना होंगे। अरे नहीं, वहाँ वर्क निकालना पड़ेगा तुम्हें, क्वेश्चन नहीं एक्चुअल में करना पड़ेगा तुम्हें। पेशेंट लेटा होगा। सर तो वर्क क्यों निकालेंगे, उस समय फॉर्मूला लगाने में ही नहीं, ऐसे ही रिवीजन करने का मन करे तो। सर वहाँ वो मर रहा है तो रिवीजन क्यों करेगा? तो यहाँ पर हमको यही फोर्स जो है निकालना है कि इस फोर्स का कितना वर्क है। तो इसको देखो करते कैसे हैं हम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इसमें। फ्रिक्शन तो नहीं है कहीं पर? नो सर। अच्छा, फ्रिक्शन होता तब भी वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लगा ही सकते थे। यस सर। ठीक है। अच्छा देखो, अभी सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा नहीं है। सेंटर ऑफ मास हम पढ़ लेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम एक लाइन में, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। सर अगला टॉपिक सेंटर ऑफ मास कर सकते हैं? वही होगा ही, अगला टॉपिक वही है ही वो टॉपिक। क्योंकि सर स्कूल में हो गया था ना, तो उसकी वर्कशीट वगैरह आ रही थी इसीलिए। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही होगा। सर आपने तो पावर बोला था। क्या बोला था? पावर बोला था, पावर। अरे वो टॉपिक नहीं है पावर, पावर तो आज ही मैं कराऊंगा तुम्हें, इसी का हिस्सा है वो। सर तो मतलब आज 11 बजे के बाद भी होगी? क्या आज 11 बजे एक्सटेंड होगा ना टाइम? थोड़ा बहुत होगा। अरे तुम बातों मत लगा, जरा सुन तो। इसकी लेंथ है L। इनिशियली ये सारी की सारी चेन L लेंथ की लटकी हुई थी, फिर फोर्स लगा के हम इसको खींचते जा रहे हैं, F है ना। और मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट है इसका dx। इस dx एलिमेंट को ऊपर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को, मैं ये देखता हूँ। ठीक है, तो पहले तो बताओ मास कितना है dx एलिमेंट का? L लेंथ का मास कितना है? m। तो यूनिट लेंथ का कितना होगा? m/l। तो dx लेंथ का मास कितना हुआ? ये हम कई बार कर चुके हैं पहले। तो dx लेंथ का मास कितना आया? m/l इंटू dx। वेदांती समझ में आया कि नहीं है? मास पर यूनिट लेंथ निकाला, dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा? देखो इसमें कि यहाँ पर जो चेन है ना, इसके सारे एलिमेंट, सारी जो लिंक दिख रही है छोटी छोटी, सभी का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। जो ये वाला हिस्सा है
जब ये ऊपर पहुंचेगा टेबल के तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा एल, लेकिन जो बीच वाला है L/2 डिस्टेंस पे है, ये तो L/2 डिस्टेंस के बाद ही टेबल पे पहुंच जाएगा, और जो सबसे ऊपर है ये वाला, ये तो जरा में ही पहुंच जाएगा ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो हर एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, इसलिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ रहा है वर्क निकालने के लिए। सारा का सारा मास m, चेन का सारा मास m सेम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। वेदांती कहाँ गायब हो गई लड़की? आगे सर। अच्छा, तो मैं पहले लिखता हूँ वर्क डन छोटा सा इस एलिमेंट को ऊपर खींचने में, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा dmg, ठीक है, dmg मास इंटू g, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dx एलिमेंट जब टेबल पे ऊपर पहुंच जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये जो एलिमेंट है ना dx, ये dx एलिमेंट पहुंच गया इधर टेबल के ऊपर, तो वेदांती कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? सर x के बराबर। X डिस्प्लेसमेंट। तो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90। 1 डिग्री है कि नहीं? यस सर। 1 डिग्री है यस। कि 18 डिग्री है या 180 है? सर 1 होगा ना सर, बहुत कम एंगल होगा। अबे 180 डिग्री है तुम लोगों को। अबे एम जी यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है तो ये एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 180 है ना। हाँ 1 डिग्री पे हाँ कर रहे हैं तुम लोग ना, इतने गधेड़े हो गए हो बिल्कुल भी। मैं तुम लोगों को वैसे ही 1 डिग्री पे हाँ बोल रहा है ये। क्यों देवांश 1 डिग्री क्या है? मैं मजे ले रहा हूँ तुम्हारे, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो है 1 डिग्री में बोल रहा हूँ, तुम कह रहे हो हाँ सर 1 डिग्री। ये 1 डिग्री कहाँ से एंगल आ जाएगा? नहीं सर, ऑपोजिट है। तो 18 डिग्री होगा ना। यस सर। 180 होगा। 180 सॉरी सर, 180 होगा। सर मैंने गलत। मैं चेक कर रहा हूँ, अलर्ट हो गए वैसे यस यस करते जा रहे हो। तो कितना है? 180। तो कितना आया बोलो जरा वर्क इसका? माइनस dmgx, dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dm कितना है? m/l dx। g इंटू एक्स। अब वेदांती की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई इंटीग्रेशन देख के। क्या वेदांती? वेदांती यस सर। हाँ घबराओ मत, डरो मत इंटीग्रेशन से। तो कितना? माइनस एम जी एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एम जी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ ये, अच्छा मैं सामने आ रहा हूँ तुम लोग देखने के लिए, सॉरी सॉरी। और L कहाँ गया? एल था ही कहाँ उसमें? अच्छा था, सही बात है बिल्कुल, एल था इसमें, मेरे से छूट गया। एम बाई एल था तो ये एम बाई एल और ये नीचे एल आ गया। अब इसमें लिमिट्स बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी? अच्छा बताओ मत, पहले मेरी बात सुनो, पहले मैं तुम्हें ज़रूरत बता दूँ फिर तुम बताना। हम क्या कर रहे हैं, हमने ये मान लिया है कि जो चेन है ना इसको कई सारे छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया। कितने टुकड़े किए उसके? 5। क्यों देवांश? छोटे छोटे एलिमेंट कर दिए। कितने किए छोटे छोटे एलिमेंट? कितने? यस हाँ, इस बार सही बोला लड़का, इस बार नहीं फंसा। इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़े किए और हम सारे छोटे छोटे टुकड़ों को ऊपर ले जाने में कितना वर्क हुआ ये निकाल रहे हैं। तो हमने छोटे छोटे जो पीसेस किए हैं कहाँ से कहाँ तक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मुझे x जो है ये वेरिएबल है, x की लिमिट इस तरह से रखनी है कि सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का वर्क इंक्लूड हो जाए। तो वो छोटे छोटे एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, मतलब x की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक रखूँ कि सारे एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड हो जाए? 0 से L रखना चाहिए हमको। यस सर, उसके लेंथ के बराबर।
यहाँ पर x कितना है, 0 है, और सबसे नीचे वाला एलिमेंट जो होगा यहाँ पर उसके लिए x कितना होगा, l के बराबर। यहाँ पर कितना होगा, अरे ये यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक में इक्वल टू l है ना, x l होगा। तो x की लिमिट जो हमने ये ज़रूरत के हिसाब से रखी कि हमें सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स चाहिए थे। अब इसका इंटीग्रेशन करके बताओ कितना आ रहा है, माइनस mg/l, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट 0 to l, कितना हुआ वर्क डन, माइनस mg/2l, और ये l², 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो वर्क डन कितना जाएगा, माइनस mgl/2। ये किसका वर्क डन आया, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर दो ही फोर्स थे जो वर्क कर रहे थे, कौन कौन से, एक तो वो फोर्स था जिससे खींच रहे हैं, एक तो F, तो मैंने लिखा वर्क डन बाई फोर्स F प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो बताओ, सर क्वेश्चन में ही दे रखा है सर, कांस्टेंट स्पीड से करते हैं। यस वेरी गुड, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है ना, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, जीरो। वेदांती, ओ वेदांती सोना नहीं, वेदांती, तो वर्क डन कितना आया फोर्स F का, ये आ गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो WF इक्वल टू माइनस, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क आया है माइनस mgl/2, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स F हो जाएगा प्लस mgl/2। ठीक है, अब कॉमन सेंस में लगा लो, जितना वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा उतना ही F को करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ला रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से ला रहे हैं, तो दोनों का मिला के वर्क जीरो होना चाहिए ना। यस सर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब दोनों का वर्क लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखा वो मिलके जीरो होना चाहिए। तो अगर दोनों का जीरो है तो जितना इसका है उतना ही इसका होना चाहिए, एक का पॉजिटिव होना चाहिए, एक का नेगेटिव होना चाहिए, जिससे टोटल जीरो हो जाए। बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये तुमको लगा होगा डिफिकल्ट, तो मैं इसका तुम्हें कुछ छोटा तरीका बताता हूँ, लेकिन ये तरीका तब लगाएंगे हम जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे। देखो इसमें हम करते क्या सेंटर ऑफ मास में, कि किसी बॉडी का सारा मास कहाँ पर कंसंट्रेट मान सकते हैं, सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास पर। जब सारा मास सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं, तो जैसे ये चेन लटक रही थी, हमने मान लिया कि इसका सारा मास यहाँ पर है और वो m है, कितनी डिस्टेंस पर होगा, L/2 पे। तो जब ये L/2 ऊपर जाएगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब मैं फोर्स F लगा के खींचूंगा तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, L/2। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, टेबल पे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L/2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होगा mg/L/2, और नेगेटिव होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है। तो हम सॉल्व करेंगे वर्क डन बाई फोर्स F, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हो जाएगा mgl/2 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो वर्क डन बाई फोर्स F हो जाएगा mgl/2, खत्म। तो सेंटर ऑफ मास से ही एक लाइन का सवाल है, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इंटीग्रेट करके कर रहे हैं। अगर लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो हम तो ऐसे ही करेंगे सेंटर ऑफ मास से उसको, तब हम वैसे नहीं करेंगे जैसे मैंने अभी इंटीग्रेशन से किया है। ओके सर, समझ आ गया ये? यस सर। अच्छा, और सेंटर ऑफ मास का एक और एप्लीकेशन बता दूं, चलो लग गया हाथ। एक रॉड रखी हुई है ग्राउंड पे, इस रॉड की लेंथ है L और रॉड का मास है m। अगर मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल ग्राउंड को लिया, तो इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सर एट व्हिच पॉइंट, टेकिंग ग्राउंड एज रेफरेंस। अगर मैंने ग्राउंड को रेफरेंस ले लिया तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड क्या लिखेंगे, mgl नहीं होगी, mgl बेटा तब होती कि मास m अगर l हाइट पर होता,
तो लेकिन रॉड का जो मास है, हम लोग इसको सेंटर पे लेंगे। सुनो तो, रॉड का जो मास है वो एल हाइट पे थोड़े है। रॉड का मास तो नीचे से लेके ऊपर तक अलग अलग जगह पर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो सर तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम इंटीग्रेट करें एलिमेंट लेके, और दूसरा तरीका ये है कि सेंटर ऑफ मास लगाएं और फटाफट निकाल। L/2 हो जाएगा। हाँ, हम मान लेंगे कि सारा मास कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास पर है। सेंटर ऑफ मास m, और कितनी हाइट पर होगा ये, L/2 पर, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगी mg L/2। ये आंसर आ गया। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, इंटीग्रेशन का। वेदांती कुछ कुछ समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास का मतलब? यस सर। सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है? किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर पर। नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर इज नॉट सेंटर ऑफ मास। ज्योमेट्रिकल सेंटर को सेंटर ऑफ मास नहीं कहते। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर किसी बॉडी का सारा मास हम कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो एक पॉइंट पर। नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं मैं क्या बता रहा हूं? देख, जैसे ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर में कॉपी का एक पॉइंट अगर मुझे मिल जाए जहाँ पर मैं इसके पूरे मास को बैलेंस कर पाऊँ, ठीक है, ये कर लिया। देख, इसका सारा का सारा मास मेरी फिंगर पे, इस पॉइंट पे मैंने बैलेंस कर लिया। मतलब मेरी फिंगर जिस पॉइंट पर है ना, वो इस रजिस्टर का सेंटर ऑफ मास है। ओके सर। इसका सारा मास हम कहाँ पे इकट्ठा मान सकते हैं, एक जगह, यहाँ सेंटर ऑफ मास पे। समझ में आया कि नहीं? यस सर। देखो, सेंटर ऑफ मास मैंने पता कर लिया, इसका बड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना। लेकिन ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होगा ये, जरूरी नहीं है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आए। जैसे इसकी डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं है, अगर इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं आएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं आएगा, कहीं और होगा। समझे कि नहीं बात? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो अब और दूसरा क्वेश्चन बोलो। और बताओ, इसमें कौन सा B4 हो गया ये तो। और अच्छा, तुम लोगों की कल की क्लास की क्या शेड्यूलिंग है? कल कोई क्लास है तुम लोगों की? यस सर। कौन सी? अक्षय सर की है। कितने बजे? यस सर। सर 5:15। 5:15। और सर कल बायो भी दी है। बायो कितने बजे? बायो मेरी 8 बजे होगी। मॉर्निंग में कि इवनिंग में? इवनिंग में। हाँ, मॉर्निंग में तो तुम 10 बजे तक सोती हो, है ना? नहीं सर, कल जल्दी उठना है। कल 9:30 कहीं जाना है, 9:30 से 10:30। अच्छा, मैं असल में कल भी फिजिक्स की क्लास रखना है कि प्लान कर रहा हूँ। सर तो आप 11 बजे रख लो, 11 11:30। दिन में? यस सर, दोपहर। अच्छा Yes, sir, अच्छा, सुनो दोबारा। एक मिनट, 11 बजे से लेके कब तक खाली हो तुम लोग? 5 बजे के बीच में खाली हो ना? यस सर। ठीक है, तो कल मैं रखता यस हूँ। सर, बट अब बट क्या? सर 12 बजे ही रख लेना। दिन में? सर 11 से 3 साढ़े 3 तक सोने की खाली है, हाँ। क्योंकि भाई क्लास को भी तो 1.5 घंटा लग सकता है ना। ठीक है, नहीं 11 बजे तो मैं भी सोचूं लेट ही करूँगा, क्योंकि मैं भी तो सोऊंगा फिर कल देर तक, कल छुट्टी है। यस सर। तो इसमें और कोई सवाल बोलो जल्दी से, देवांश। सर B3। सर C3 बोल रहा हूँ। देवांश B3 के C3? It is well known that raindrop of small pebbles falls under the influence of downward gravitational force and opposing resistive force. The resistive force is known to be proportional to the speed of the drop. Consider a drop or small pebble of 1 gram falling from rest from a cliff of height 1 kilometer. It hits the ground with a speed 50 meter per second. What is the work done by the unknown resistive force? इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो बेटा, बड़े आसानी से तुरंत आ जाएगा आंसर। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तुमने लगाई वर्क एनर्जी थ्योरम? कहाँ से गिरी थी ये?
क्लिफ ऑफ हाइट 1 किलोमीटर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। के फाइनल के इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। समझ गए? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ। मास कितना है इसका, जल्दी बोलो। 1 ग्राम। 1 ग्राम यानी कि 1/1000 kg। स्पीड क्या थी इसकी? 50 मीटर पर सेकेंड यानी कि 50/100। 5/10 1/2 मीटर पर सेकेंड। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/4। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई फाइनल। इनिशियल 0 थी। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना होगा बोलो? सर हमने 1/2 क्यों लिखा? सर 50 ही लिखेंगे उसको डायरेक्ट। अरे मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया बेटा उसको मैंने। 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना सर, वो मीटर पर सेकंड है। मीटर है? अच्छा, अरे मैंने ग्राम था तो मैंने अपने मन से ही लगता है पढ़ा नहीं। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। हाँ 2500 आएगा। वेरी गुड, सही पकड़ा तुमने इसको। 2500 इक्वल टू, अब मैं लिख रहा हूँ ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल तो 0 थी इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क बोलो। मास कितना है? सर 1 ग्राम 1/1000 इंटू जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर 1 किलोमीटर। तो 1000 प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स। सर अब तो आराम से निकल जाएगा। हाँ तो आराम से जल्दी बता दो देख के कितना आया। देवांश समझ गए क्या किया ये? अरे वो देवांश, ये इसमें समझ में आया कि नहीं इक्वेशन जो मैंने लिखी है? ये सर कन्वर्जन करने में अब कर लोगे? ये हाँ, और कोई क्वेश्चन? चलो आज पावर नहीं करते। वेदांती चिंता मत कर भाई, क्लास बस मैं थोड़ी देर में ख़त्म कर दूंगा। कल दिन में करेंगे क्लास हम फिर। बोलो और कोई डाउट है? नहीं। देवांश सर चलो एक काम करते हैं, कल करते हैं और बाकी क्लासेस। अच्छा कोई अभी कनेक्ट हुआ है क्या? और अच्छा अनुष्या, ये मैं एक्चुअली स्क्रीन पे मैं दूसरी स्क्रीन पे रहता हूँ पढ़ाते समय, मुझे जूम वाली स्क्रीन पे नहीं रहता हूँ। अनुष्या तुम्हारा डाउट है कोई? नहीं सर। अच्छा देखो कल दिन में क्लास होगी, तुम टाइम पे ज्वाइन करना, तुम लोग मैं लिंक भेज दूंगा उसकी, ठीक है? ओके सर। चलो तो फिर अभी बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।